जय हिंद दोस्तों बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। एक जिसे कहते हैं कि डायनेस्टिकल रूल से आए हुए, मतलब एक डायनेस्टी, पर्टिकुलर भुट्टो डायनेस्टी से आया हुआ एक व्यक्ति इस समय पर विदेश मंत्री बना हुआ है और पॉसिबिलिटी ये है अगले कुछ साल में आपको यही जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हुए नजर आए। वो इस समय, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस के अंदर दुनिया के अलग अलग देश जाके अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे एस जयशंकर सर गए हुए हैं, वैसे ही बिलावल भुट्टो भी पहुंचे हुए हैं। बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे पत्रकारों ने पूछा। एक जगह तो इंडिया के जो वियॉन न्यूज़ चैनल है उनके पत्रकार ने भी पूछा, और बाकी दूसरे जगह पे अलग अलग जगह जाकर उन्होंने डिबेट में, डिस्कशंस में, बातचीत में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में कुछ बातें करनी शुरू करी। ऐसी सिचुएशन में एक जो बॉटम लाइन निकल कर आई वो ये कि भाई असलियत में इंडिया पाकिस्तान, उनका ये कहना है कि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लो पर हैं। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लो पर हैं तो उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया और यहां तक कहा कि ये वही मोदी है जिन्हें अमेरिका ने प्रधानमंत्री बनने से पहले वीज़ा देने तक से मना कर दिया था। इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ समझ में आई, बताई उन्होंने, और लास्ट में वही पुराना कश्मीर राग से लेकर सब चीज़ें। इन सब चीज़ों के बाद ऑब्वियस सी बात है उन्होंने जो आरोप लगाया वो ये कि इंडिया, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट इंडिया, ये जो है ये पूरे तरीके से बिल्कुल अलग भारत है। ये मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं है, या ये अटल बिहारी वाला भारत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब उनका ये कहना, बड़ी बड़ी बातें करना और इस तरीके से एक ऑरा क्रिएट करना कि भारत पाकिस्तान के रिलेशंस अगर किसी की वजह से खराब हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से खराब हैं। इन्होंने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, नॉर्मलाइज हो सकते हैं। बस ये जो मोदी सरकार है ना, ये खराब है। ये मोदी सरकार इस रिलेशंस को ठीक नहीं होने दे रही। मैं इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मेरी अगर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो स्टडी टेबल ऐप जो है उसे आप डाउनलोड करें। नॉर्मली IAS PCS से रिलेटेड एग्जाम्स ही हम प्रिपेयर करवाते हैं। अब दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए जो, चाहे आप UPSC PCS कोई सा भी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जहां पर बेसिक्स ऑफ NCERT पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हमारा NCERT का एक कंसेप्टर बैच चलता है। ये साइक्लिक बैच है, ये चल रहा है। इसकी फीस हमने बहुत ही नॉमिनल यानी 500 रुपये कंप्लीट कोर्स की फीस रखी है। 5 से 6 महीने का ये कोर्स है। डेली की 1 घंटे की क्लास है, तो बेसिक क्लास होती है। अब ड्यूरेशन 1 साल का मतलब ये है कि 1 साल तक आप इस कोर्स को जितना मर्जी बार देख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। रिकॉर्डेड में मिलेंगे, लाइव क्लासेस मैं लेता हूं, मेरी बाकी टीम लेती है, रिकॉर्डेड में मिलेंगे, डेली MCQ वगैरह सब चीज़ें। जल्दी से जल्दी आप हमारे इस नंबर 9911119407 पर कॉल करें या फिर हमारी ऐप पर डायरेक्ट जाकर आप परचेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है बिलावल भुट्टो का एक बयान। उस बिलावल भुट्टो के बयान के 3 मायने हैं। एक तरफ यहां पर दिखाई दे रहा है बिलावल भुट्टो के अंदर, हम फाइनेंस, जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उनकी, और साथ में इसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बयान दिया, इन 2 चीज़ों की हम बात करते हैं। अब अगर आप फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो वहां पर बिलावल भुट्टो बीबी बन रहा है, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शहनवाज शरीफ SS बन रहा है। अब मोटे तौर पर समझिए सिचुएशन क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जो भी इनकी स्पीच थी, उनमें उन्होंने खुले तौर पर कश्मीर इशू को उठाया, और लगातार अगर आप पिछले 20, 30, 50 साल के बयान को देखेंगे तो पाकिस्तान जो है इस कश्मीर इशू से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। वो केवल और केवल कश्मीर कश्मीर ही गा रहा है। अब
अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिचुएशन बदली, जिस समय कश्मीर में धारा 370 हटा के स्पेशल स्टेटस कश्मीर का खत्म किया गया, तो उसके बाद जो एक प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर हुआ, उसके बाद से तो कश्मीर के पाकिस्तान की जो तिलमिलाहट है और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि कश्मीर और साथ में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के जो इश्यूज हैं उनको खुलकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर उठाया गया, और जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में इन मामलों को उठाने की बात की गई, हिंदुस्तान को घेरने की बात की गई। हालांकि मुझे अपने विदेश मंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है, हमारी टीम जो फॉरेन अफेयर्स के अंदर काम कर रही है उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इतनी जल्दी से कम इन लोगों के जाल में फंसने वाले नहीं हैं, ये पक्की बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस फॉरेन मिनिस्टर को देखते हैं तो इसने जो कहा कि इट इज अ वेरी डिफरेंट इंडिया, दिस इज अ वेरी डिफरेंट इंडिया। ये जो सिचुएशन है ये असलियत में किसी भी देश के लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है, और खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के ऊपर। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव तो बताती है कि इंडिया के बारे में एक पाकिस्तानी या पाकिस्तान की जो सरकार है वो क्या सोच रही होती है। असलियत में पाकिस्तान का इंडिया के साथ शुरू से कश्मीर और उसके बाद इंडियन मुस्लिम्स, इन दोनों को लेकर शुरू से एक स्टैंड रहा है, और वो स्टैंड ये है पाकिस्तान का कि कश्मीर क्योंकि मुस्लिम रियासत थी इसलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और दूसरा क्योंकि पाकिस्तान खुद टू नेशन थ्योरी के बिहाफ पर हिंदुओं से नफरत के दम पर बना था। टू नेशन थ्योरी के बिहाफ पर हिंदुओं से नफरत के दम पर बना था, हिंदुओं से नफरत के आधार पर बना था। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पर मुस्लिम्स को विक्टिम और हिंदूज को ऑपरेसर, सप्रेसर या अत्याचारी की फॉर्म में प्रोजेक्ट करना, इन दोनों के बिहाफ पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के इश्यूज को उठाना, और हिंदुस्तान के जैसे ही ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के इश्यूज को यूनाइटेड नेशंस और खासकर ओआईसी के अंदर उठाना, यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर उठाना। ओआईसी के अंदर तो जिस तरीके से इस मामले को उठाया जाता है, यहां पर ओआईसी का दोगलापन साफ नजर आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टोटली एक मुस्लिम कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन को कोई हक नहीं बनता ऐसे किसी कंट्री के बारे में डिस्कस करना जिसकी मेंबरशिप वहां नहीं है, और जिसे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसका मतलब तो आप थड़े पे बैठी हुई महिलाओं की तरह हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बुराइयां एक तरफा करती रहती हैं बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। तो फिर भी पाकिस्तान हमेशा ओआईसी और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यूएनओ के अंदर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन और कश्मीर और इंडियन मुस्लिम्स के मुद्दे को रेगुलरली उठाता रहता है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की, चाहे आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, चाहे आप कोई सी भी बात करें, चाहे इवन आप इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, चाहे रिलीजियस पॉलिसी की बात करें, हर जगह पर पाकिस्तान जो है वो असलियत में उसकी पॉलिसी जो है वो इंडिया ओरिएंटेड होती है। अब इस इंडिया ओरिएंटेड में कंपटीशन विद इंडिया हो तो मान भी लिया जाए कि हाँ इंडिया के साथ कंपटीशन हो रहा है और इन तीनों मामलों में कंपटीशन किया जाए। असलियत में कंपटीशन के अंदर आप खुद भी उस दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां मामला उल्टा है। यहां पर मामला असलियत में कंपैरिजन का नहीं बल्कि असलियत में मामला यहां पर इंडिया ओरिएंटेड पॉलिसी के अंदर इंडिया की टांग खींचने का है। और यहां जो टांग खींचने का मामला होता है
इसमें शुरुआत से आप देख सकते हैं, चाहे 1947 के अंदर वॉर छेड़ दी, चाहे 1965 के अंदर वॉर छेड़ी, चाहे 1971 के अंदर बांग्लादेश क्राइसिस के नाम पर इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, चाहे उसके बाद एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर लड़ा गया, चाहे 1999 का कारगिल वॉर लड़ा गया, और उसके बाद चाहे 2008 के अटैक किए गए। शुरू से अगर देखा जाए तो असलियत में बिलावल भुट्टो जिस तरफ इशारा करके दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि असलियत में हम चाहते हैं इन सब चीज़ों को, बिलावल भुट्टो का कहने का मतलब ये है कि पीछे जो हुआ उन चीज़ों को कर दो इग्नोर, और हम जो हैं वो नॉर्मलाइज द रिलेशंस, यानी हम पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, रिलेशंस को बिल्कुल सीधा सही और नॉर्मल लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, इसलिए हमें कोऑपरेट किए। लेकिन इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग, वो साफ कह रहा है कि हम तो अच्छे हैं बट इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग। असलियत में प्रॉब्लम कहो या कुछ भी, वो ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इतना इग्नोर कर दिया है कि अब वो उसके बारे में डिस्कशन तक करने को राजी नहीं है। अब वो उसके बारे में, पाकिस्तान का नाम लेने के बारे में राजी नहीं है, पाकिस्तान का डिस्कशन तक करने के बारे में राजी नहीं है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो वहां पर, उन्होंने जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपने भाषण दिए 21 बार इंडिया का नाम लिया, इंडिया के विजन को रिप्रेजेंट किया, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। यानी पाकिस्तान को अब उस लेवल पर ले जाकर छोड़ दिया है कि अब पाकिस्तान का नाम लेने लायक तक नहीं सोचते ये लोग कि तुम्हारा नाम तक लिया जाए, तुम्हें रेफर तक किया जाए। अब इसकी भी पाकिस्तान को एक जबरदस्त लेवल की चिढ़ है। लेकिन इसका दूसरा लेवल समझिए असलियत में क्या है। मामला ये है कि बिलावल भुट्टो अपने आप को विक्टिम कहना चाहता है और वो ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो विक्टिम है। अब क्योंकि पाकिस्तान विक्टिम है तो उसका एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहेगा और कम से कम इस ब्लेम से पाकिस्तान को छुटकारा दिलाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे भी करके इस ब्लेम से बचा जाए कि इंडिया जो है वो, पाकिस्तान जो है वो एग्रेशन दिखा रहा है, वो कॉपरेशन नहीं कर रहा है। अब ऐसी सी मतलब पाकिस्तान जो है वो एग्रेशन दिखा रहा है, पाकिस्तान जो है वो विक्टिम है और इंडिया एग्रेशन दिखा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें पाकिस्तान को विक्टिम दिखाना और यहां पर इंडिया को एक तरीके से विलन दिखाना, रही सही कसर मोदी जी के उस मामले को स्पेसिफिकली मेंशन करना कि ये वही बंदा है जिसे अमेरिका ने 2000 प्रधानमंत्री बनने से पहले वीजा तक देने से मना कर दिया था। तो इस चीज का मतलब ये है कि असलियत में मामले को डेविएट करके, बड़ी बड़ी बातें करके, किसी भी तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की जगह इंडिया पे कीचड़ उछालने वाली पॉलिसी इस समय पर पाकिस्तान कर रहा है। वो भी तब जब पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेट लेवल पर क्राइसिस है। तो यहां असलियत में पाकिस्तान को एक हर हिंदुस्तानी जवाब देना चाहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे भी बहुत सारे जो फॉलोवर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं और वीडियोस वगैरह देख लेते हैं दो चार। इंटरनेट का ये फायदा है कि कहीं पर भी कोई भी किसी को भी आप तक भी अपने विचार पहुंचा सकते हैं। और यहां समझिए असलियत में कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्रधान, वो जो विदेश मंत्री हैं, उनका कहना ये है कि इंडिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेरी डिफरेंट इंडिया, यानी वो कंपेयर कर रहे हैं मनमोहन सिंह या वाजपेयी से। मैं कहता हूं आप कंपेयर कीजिएगा नेहरू से, लाल बहादुर शास्त्री से, आप कंपेयर कीजिएगा इंदिरा गांधी से, उसके बाद राजीव गांधी से, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी से और उनके बाद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट से। इन सब से असलियत में हम मोदी को कंपेयर करते हैं। असलियत में इन सभी प्रधानमंत्रियों की पाकिस्तान के लिए पॉलिसी क्या थी और नरेंद्र मोदी के टाइम पर इनकी पाकिस्तान के लिए पॉलिसी क्या है।
नरेंद्र मोदी के टाइम पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। भाई जवाहरलाल नेहरू हुए चाहे लाल बहादुर शास्त्री हुए, जवाहरलाल नेहरू जो हैं मंझे हुए राजनेता थे, लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी कभी भी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं रही। उनके लिए प्रायोरिटी जो थी वो केवल और केवल हिंदुस्तान की तरक्की थी। वो एक बहुत ही बेसिक लेवल पर इस चीज को अच्छे तरीके से सोचते थे, समझते थे कि एक नए बने ये जो नया बना देश होता है वो उस छोटे पैदा हुए नवजात शिशु की तरह होता है, जिसकी अगर कद्र टेक केयर ढंग से ना हुई हो तो वो बच्चा आगे जाके तरक्की नहीं कर सकता। देश भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर उस देश को ठीक से उसका लालन पालन ना किया जाए, उसकी जनता को ठीक ढंग से प्रोग्रेस के रास्ते पर ना ले जाया जाए, तो आने वाले समय में उसकी जनता इतनी बर्बाद हालात में होगी, जैसे कोई बिगड़ैल बालक होता है उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, वैसे ही वो देश भी बर्बाद होता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने एक कैपेबल लीडरशिप दिखाई, सक्षम नेतृत्व दिखाया। तो देखो हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, नेहरू के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना यह है कि बहुत सारे मामले जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करते थे, उन सभी मामलों के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरीके से इंडिया को एक कैपेबल लीडरशिप दी, उसका आउटकम ये निकलेगा कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, अच्छे लेवल पर हमें एक आउटकम मिलता हुआ नजर आएगा। और उस टाइम के प्रधानमंत्री को और आज के उस टाइम के जो कांग्रेस है उसको और आज की कांग्रेस को कंपेयर करने की जरूरत ना समझें, मतलब वो बिल्कुल सही नहीं है। उस टाइम की कांग्रेस में जेन्युइन लीडरशिप होती थी। आज के दिन परिवारवाद के अलावा इस कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचा है, ये कड़वी सच्चाई है। आज भी परिवार से बाहर जाएं ना जाएं, करें ना करें, और जो भी मामला है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए कोई खासकर आज की कांग्रेस का सपोर्टर खुश ना हो। अब यहां जवाहरलाल नेहरू के मामले में अगर हम यहां समझते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को राइट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करी। चाइना ने जो कुछ भी किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाहरलाल नेहरू के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया। चाहे कश्मीर मामले को ले लिया जाए, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया का चीरहरण, एक जो क्या नाम है सामाजिक चीरहरण करने की कोशिश की जाए, और उसके बाद बिहेवियर्स के मामले में अलग अलग तरीके से इंडिया को घेरने की कोशिश की जाए। हर जगह पर जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं पाकिस्तान से परेशान ही रहे। चाहे हम यहाँ देखें कि मिल्खा सिंह जी को वहाँ रेस करने के लिए भेजा गया, लेकिन जिस तरीके से दुश्मनी वाले कार्ड्स भेजे गए उसका तो एक लेवल ही अलग था। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर भी देखें कि इंडिया के साथ एक तरीके की, जब इंडिया 62 की लड़ाई के झटके से उभर नहीं पा रहा, उस हालात खराब के अंदर भी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। 1965 वॉर हुआ। वो एक अलग मैटर है कि हमारी सेनाएं लड़ते लड़ते जाके लाहौर के अंदर सेल्फी खींचती हुई या फोटो खिंचवाती हुई नजर आई है और पाकिस्तान की हालात खराब कर दी थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ताशकंद समझौते के अंदर जिस तरीके से खेल खेला गया और लाल बहादुर शास्त्री को जिस तरीके से रास्ते से हटाया गया, और जो भी था, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान भी लगता है। इंदिरा गांधी के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश को बनाने से पहले इंदिरा गांधी को पाकिस्तान ने परेशान ही रखा। वो एक अलग मैटर है कि इंदिरा गांधी ने भाई कोई भी देश अपने पे आया तो परेशान तो करेगा ही, तो इंदिरा गांधी भी अपने पे आई तो उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई और दो हिस्से कर दिए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन राजीव गांधी के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ, रिलेशंस कुछ ज्यादा से अच्छे नहीं हुए। ऐसे में अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी देखते हैं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी असलियत में प्रो अमेरिका कम और एंटी इंडिया ज्यादा थी। असलियत में डिसाइड पाकिस्तान के साथ यही होता, पाकिस्तान का कोई भी डिसीजन लेने का बेसिक कारण यही होता था कि इंडिया जहां खड़ा है हम उसके अपोजिट में खड़े होंगे। समझे? तो अगर ये कहा जाए कि इंडिया इज टोटली डिफरेंट या इंडिया इज वेरी डिफरेंट, वो कहां है वो देखिए। असलियत में प्रॉब्लम फिर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भी आई कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर तक बस में गए, बहुत ज्यादा स्वागत करने की बात की गई, बहुत रिलेशंस को सुधारने की बात की गई, कश्मीर मुद्दे को सुधारने की बात की गई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को क्या मिला?
अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिली और वो था कारगिल वॉर। असलियत में कोई भी पाकिस्तानी इस कारगिल वॉर को कैसे भूल सकता है कि एक प्रधानमंत्री आपके देश बस लेकर आ रहा है, बस में आ रहा है, एक इस तरीके का बड़ा सा काम करके दिखा रहा है कि भैया देखो हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना है, पाकिस्तान के साथ संबंध प्रगाढ़ बनाना है, अच्छे संबंध बनाना है, और आप उल्टा उस प्रधानमंत्री के पीठ में खंजर घोंप रहे हो। ये तो ठीक बात नहीं है। इसे कोई पाकिस्तानी कैसे जस्टिफाई कर सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और अगर जस्टिफाई करते हो तो तुम किस मुंह से ये कह रहे हो कि इंडिया इज वेरी डिफरेंट। अब बता रहा हूं डिफरेंट है। बिलावल भुट्टो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस इज अ वेरी डिफरेंट इंडिया। दिस इज अ वेरी डिफरेंट इंडिया। वो है कहां बताता हूं। मनमोहन सिंह सर के टाइम पर देख लो, शांत प्रधानमंत्री हैं, एग्रेशन कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। हमने भाई अटल बिहारी के टाइम पर अगर आप देखते हैं तो कारगिल वार, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट पे अटैक। कैन यू इमेजिन पार्लियामेंट पे अटैक? पार्लियामेंट पे अटैक का मतलब है कि पूरे देश के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो जब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको बंधक बनाने की तैयारी शुरू कर रखी है। क्या है भाई ये? क्या था ये असलियत में हिंदुस्तान से नफरत थी पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों की हिंदुस्तान से नफरत थी। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को मारकर इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करने का एक एफर्ट था, और उस पॉलिटिकल वैक्यूम के अंदर इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की साजिश छिपी हुई थी। पॉलिटिकल वैक्यूम किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डिसास्ट्रस होता है। अटल बिहारी वाजपेयी, अब ठीक है जी मनमोहन सिंह, चलो बीजेपी की सरकार तो बहुत नफरत होनी चाहिए मनमोहन सिंह सरकार से। अब मनमोहन सिंह सरकार से भी अगर हम देखेंगे तो मनमोहन सिंह सरकार ने भले ही पाकिस्तान के अंदर जाकर कोई बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए खुले एफर्ट्स ना किए हों, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी की खास बात बहुत जबरदस्त रही है कि इन्होंने अच्छे रिलेशंस ना भी बनाए हों, लेकिन कम से कम रिलेशंस को खराब नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से क्या आया? कभी दिल्ली के सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पहाड़गंज में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, अक्षरधाम पे हमला हो रहा है, और सबसे बड़ी बात बॉम्बे के ऊपर अटैक हो रहे हैं। किसी एक आतंकवादी को पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से कोई स्ट्रांग ट्रीटमेंट देकर स्ट्रांग मैसेज ये दिया हो कि हाँ पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान ने एक बार भी मैसेज दिया हो तो मैं मान जाऊं, या कोई भी हिंदुस्तानी मान जाए कि ठीक है हर पाकिस्तानी जो है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, मोदी सरकार बेकार है। लेकिन चेंज क्या आया है? इन सभी को उठाकर देखें। इन सभी के मामले में इंदिरा गांधी ने असलियत में जब सारे दरवाजे बंद हो गए और ऐसा लगने लगा कि इंडिया की एग्जिस्टेंस पर ही खतरा मंडराने लग चुका है, इंडिया की एग्जिस्टेंस पर ही सवालिया निशान लग चुका है, तब जाके उन्होंने बांग्लादेश को तोड़ने की या अलग करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। अटल बिहारी सरकार भी 1 महीने तक तो ये सोचती रही कि क्या हमारे साथ धोखा हुआ है, क्या हमारे साथ धोखा हुआ है। और मनमोहन सिंह सरकार के पीठ में भी जब छुरा घोंपा गया और बॉम्बे ब्लास्ट किए गए और दूसरे ब्लास्ट किए गए, बॉम्बे के ऊपर हमला किया गया 2008 में और दूसरे ब्लास्ट किए गए, तब भी यही मामला था। तब भी यही मामला था। इन्होंने डोजियर पे डोजियर दिए और पाकिस्तानी कंजरों ने एक बार भी किसी को भी ठीक ढंग से मजबूती के साथ किसी को भी अंदर नहीं किया। सोच कर देखो उसके बाद अब पहली बार हुआ क्या है, चेंज कहां आया। अब जैसे ही ये मोदी सरकार आई है, ऐसा नहीं है मोदी जी ने आते ही, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने आते ही सारे के सारे जो रिलेशंस हैं वो खराब ही शुरू किए। ना ना ना, सोच कर देखिए, अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर नवाज शरीफ को न्योता भेजा, नवाज शरीफ आए, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया गया, सम्मान दिया गया और एक मैसेज दिया गया कि सबसे पहली बात है हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इतना अगर हम इतना करके छोड़ देते तो शायद ठीक ना होता, लेकिन जिस तरीके से 2015 में प्रधानमंत्री महोदय काबुल से वापस आते हुए
क्या नाम है, नवाज शरीफ के से मिलने के लिए, उनकी भतीजी से मिलने के लिए, जिसे हमारा विपक्ष जो है वो बिरयानी खा के आए प्रधानमंत्री, ये कहता है, तो उसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़कर, सब चीज़ों को साइड में रखकर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया, और वो एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान से रिलेशंस को सुधारा जाए, पाकिस्तान से रिलेशंस को सुधारा जाए, पाकिस्तान से संबंधों को सुधारा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये समझिए। अब जब पाकिस्तान से रिलेशंस को सुधारा जाए तो मोदी जी ऑब्वियस सी बात है ये मैसेज दे रही थी। उस समय पर पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया उस समय पर तो डिफरेंट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था, पहले जैसा पाकिस्तान ही था। बस फर्क इंडियन गवर्नमेंट में ये था कि इंडियन गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी के साथ जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने किया उससे लेसन्स लेकर बैठे हुए थे। तभी आप देखेंगे 2015 के अंदर पठानकोट और उरी दो जगह अटैक हुए थे, पठानकोट में और उरी में। इंडियन गवर्नमेंट, यस ये गवर्नमेंट डिफरेंट है, ये गवर्नमेंट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उससे पहले वाले प्रधानमंत्री जो हैं आगे बढ़कर घर में घुसकर मारने में भरोसा नहीं करते थे। मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर तो आरोप ये भी है, जो बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने जब मनमोहन सिंह से पूछा कि आपने पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं किया, तो इससे हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्हें बुरा लगता, उनके ऊपर बुरा असर पड़ता, इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, मतलब नहीं देना चाहिए था। अगर अब बराक ओबामा इस तरीके की बात लिखते हैं और मनमोहन सिंह को ये बात, भाई वो झूठ तो लिखेंगे नहीं, अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं, और ऐसे बंदे की अगर उस स्टेटमेंट में गलत है सही है, उनकी कांग्रेस से क्या दुश्मनी रह सकती है, वो तो एक न्यूट्रल वे में लिखेंगे चीजों को। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोच कर देखिए यहां पर कि अटल बिहारी वाजपेयी की पीठ में छुरा घोंपा गया कारगिल वॉर के द्वारा, और मनमोहन सिंह सरकार तो मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाई। और अटल बिहारी की पीठ में भी छुरा जब घोंपा गया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ी अपनी जमीन को खाली करवाने के लिए। एक भी बंदा पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सीमा पार करके नहीं घुसा, एक भी इंसान पाकिस्तान की सीमा पार करके नहीं गया, ये साफ था। बल्कि वो भी तब जब पाकिस्तान की सेना के वहां पहाड़ियों पर आतंकवादियों के साथ खड़े होने के खुले सबूत थे, तब भी भारत ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, घुस के नहीं मारा। मनमोहन सिंह सरकार ने तो हमला करने से ही मना कर दिया, वो तो छोड़ ही दीजिए मामला। ये सरकार डिफरेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ ये सरकार डिफरेंट है, डिफरेंट इस तरीके से है कि यहां पर पठानकोट हुआ, उरी हुआ और घर में घुस के मारा, और उसके बाद मार के कहा कि हाँ मारा, अब बताओ क्या करना है। पाकिस्तान को इसके बाद का समस्या समझ में नहीं आई। ये बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी क्लास में एक लड़का होता था, प्रकार मार दूंगा। हमारी क्लास में था एक लड़का, मनीष नाम था उसका, प्रकार मार दूंगा, तुझे पता है ना मैं कितना बड़ा गुंडा हूं, प्रकार मार दूंगा, किसी को भी प्रकार मार दूंगा, प्रकार मार दूंगा। अब ऑब्वियस सी बात है, क्लास में बच्चे जो थे, बच्चे ही थे हम लोग भी, अब उसकी आदत ऐसी। अब हम 3-4 दोस्त थे, अब 3-4 दोस्त थे तो वो जब मर्जी करे प्रकार मार दूंगा, और एक के प्रकार उसने चुभो दी। वो बार बार किसी को भी थोड़ी थोड़ी देर प्रकार चुभोता रहता था, जिससे वो कंपास होती है। अब भाई 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन बच्चे हैं, कुछ भी करेंगे, मारें तो वो प्रकार लेके खड़ा हो जाए, हर टाइम उसकी जेब में प्रकार, जिसे हम कंपास कहते हैं, हिंदी में हम प्रकार कहते थे उसको। भाई लास्ट में एक बार हम 5-6 दोस्त थे, 5 लड़के थे, पांचों के पांचों चौथी 5वीं में रहे होंगे, चौथी 5वीं में थे हम, पांचों के पांचों प्रकार लेके खड़े हो गए, तू एक के मार हम 5 मारेंगे, एक के मार और हम 5 मारेंगे। और लिटरली सरकारी स्कूल था, कभी कोई इधर से चुप हो दे और कभी इधर से, खून वून नहीं निकल रहा, बहुत ज्यादा नहीं मार रहे, कोई इधर से चुप हो दे कोई उधर से, रो पड़ा। अब वो मैडम को शिकायत क्या करता है कि मैडम इन 5 लड़कों ने मुझे प्रकार से मारा, मुझे कंपास से मारा, मुझे चुभो के मारा, हम 5 को मुर्गा बना दिया। यही खेल वो मनीष जो है, जो खड़ता था हमारी क्लास का, वो आज भी हमारे को, हम बचपन में जब थे तो हमारे जो दोस्त जो हम उस टाइम पे थे आज भी मिलते हैं, तो हम मजाक करते हैं कि हाँ भैया ऐसा ऐसा कुछ था।
तो उस टाइम पर वो जो मामला था वो आज याद आता है कि आज भी हम दोस्त मजाक करते हैं कि वो मनीष है कहाँ, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन पाकिस्तान वैसा ही एक देश है। असलियत में आज से पहले पाकिस्तान के साथ इंडिया के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बिहेवियर शो ही नहीं किया था जिससे पाकिस्तान को घबराहट हो। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार डिफरेंट है। यस, दिस इंडिया इज वेरी मच डिफरेंट। वो क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की किसी भी बात का जवाब एग्रेसिव वे में घर में घुस के पीट के दे रही है। पहली बार क्या दिया कि भाई घर में घुस के मारा, उरी के अंदर मारा पकड़ के, और उसके बाद सीना ठोक के कहा कि हाँ मारा, बोलो क्या करोगे। और खुल के कहा और दुनिया के सामने कहा हाँ हमने मारा, बोलो क्या करोगे। इनको जवाब नहीं आया, क्या करेंगे। उसके बाद फिर पुलवामा हो गया, और जैसे ही पुलवामा हुआ इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एयरफोर्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, और 71 के बाद पहली बार इंडियन बॉर्डर को क्रॉस किया अटैक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने। और जो धुआं उठाया वो तो हम भी जानते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान को फिर समझ में नहीं आया क्या करें। और पाकिस्तान के पास जब वो मतलब अभिनंदन जी जो हैं वो पकड़े गए, वहां पर हिरासत में ले लिए गए, या जो भी वहां पर उनकी कैद में थे, तो पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर था उसका तो कहना ही क्या। और वो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इनकी डिप्लोमेसी का नतीजा था, स्ट्रांग डिप्लोमेसी का नतीजा था, स्ट्रांग डिप्लोमेसी का नतीजा। अब जब दूसरा डिप्लोमेसी स्टैब्लिश हो गई है, सब चीजें हो गई, तो अगला स्टेप क्या होगा भाई? अगला स्टेप यहां पर ये नजर आएगा कि ऑब्वियस सी बात है, यहां सारे मामले हो गए हैं। इसके अगला स्टेप ये नजर आता है कि जब तीसरा मामला, तो मैं दिल को सच्ची बता रहा हूं, यहां पर उस जिसे कहते हैं ना गली के गुंडे का हौसला तोड़ देना, वो क्या था? हौसला इस तरीके से तोड़ा कि भाई साहब इस बार हमारी एक मिसाइल गलती से, अब मैं मानकर चलता हूं कि वो गलती से हुआ है, लेकिन उस मिसाइल ने गलती से गई, जानबूझकर गई, मैं ये भारत सरकार के स्टैंड के साथ हूं कि गलती से गई, लेकिन उस मिसाइल ने, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का ब्लास्टिंग मटेरियल नहीं था, उस मिसाइल ने पाकिस्तान के रहे सहे हौसले जो थे उन्हें पस्त कर दिया और बिल्कुल ध्वस्त कर दिया कि बेटा अब हमारे बस की नहीं है इंडिया के सामने खड़े हो पाना। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बालाकोट एयर स्ट्राइक के मामले में यहां तक कहते सुना कि क्या करूं, इंडिया के साथ वॉर डिक्लेयर कर दूं क्या। असलियत में इस तरीके के डिस्कशन पहले इंडिया में होती थी, और इस तरीके का दबाव पहले इंडिया में होता था कि यार अगर हम कुछ भी करेंगे तो वॉर डिक्लेयर हो सकता है और पूरी दुनिया का प्रेशर हमारे ऊपर आएगा कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाफिज सईद के घर के बाहर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कराची की सड़कों के ऊपर जो कांधार हाईजैक करने वाले लोग थे उनमें से 2 को गोली मार दी गई। सोचकर देखिए, कांधार प्लेन हाईजैक करने वालों में से शायद एक को गोली मार दी गई, तो जितने अब ये इंडिया के खिलाफ होते थे ना, सारे घबराए फिर रहे हैं। सारे लोग घबराए फिर रहे हैं कि करें क्या, क्योंकि अब उल्टा पासा पड़ रहा है। दिस इज डिफरेंट इंडिया। हाँ, ये इंडिया डिफरेंट है, और वो बस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पाकिस्तान तो सुधर नहीं रहा था। अब की बार सरकार ने अपने तरीके बदल लिए, और ये जो सरकार है पुरानी सरकार के तरीकों पे नहीं चल रही, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में, उससे कड़ी भाषा में जवाब दे रही है। और यही बात पाकिस्तान पूरी दुनिया को शोर मचाता फिर रहा है कि ये इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं है। हाँ, नहीं है पहले वाला इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले वाला इंडिया जो था वो पिट के बैठ जाता था, दुनिया को शिकायत करता था कि मारा 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 मारा, और ये वाला इंडिया घुस के, मार के, काट के, सीना ठोक के कहता है हाँ मारा, जो तूने उखाड़ना है उखाड़ ले। और उस पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस को तब लूज होते हुए देखा जब 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के अंदर पर प्रधानमंत्री ने 370 को हटा के ये कहा कि अब कुछ नहीं होगा, वापस टेम्परेरी थी, एस जयशंकर सर कह तो रहे हैं टेम्परेरी थी, हटा दी, अब उसके बारे में भूल जाओ, उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये है कॉन्फिडेंट इंडिया। बिल्कुल सही कहा बिलावल भुट्टो ने, पहले वाला इंडिया नहीं है, बस सेंस तुम्हारी जो है शिकायत वाली है, हमारी प्राउड वाली है। धन्यवाद।